हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी अर्धवार्षिक बैठक जून में आयोजित हुई थी बॉन में, जर्मनी में, और इसकी जो वार्षिक बैठक होती है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसको आप कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कॉप। तो कॉप 30 का आयोजन होने वाला है ब्राजील में। ब्राजील इस साल इसकी मेजबानी कर रहा है। लेकिन हमें इस वीडियो में क्या जानना है कि UNFCCC में कॉप 30 के पहले रिफॉर्म्स की डिमांड की जा रही है, सुधारों की डिमांड की जा रही है। क्यों डिमांड की जा रही है? क्योंकि ये इसकी प्रासंगिकता पर ही सवाल उठ खड़े हुए हैं। पहली बात, पेरिस समझौते से अमेरिका फिर से दोबारा बाहर हो गया। 2020 में एक बार बाहर हो चुका था, उसके बाद 2021 में दोबारा एंट्री हुई पेरिस समझौते में यूएसए की। लेकिन फिर से ट्रंप ने दोबारा एक बार 2025 में जनवरी में पेरिस समझौते से बाहर होने के ऑर्डर पर साइन कर दिया। तो ऐसे में इस पूरे UNFCCC की प्रक्रिया में कितनी प्रासंगिकता बचेगी, इसका सवाल खड़ा हो गया है, और यह खतरा भी बना हुआ है कहीं यह अप्रासंगिक ना हो जाए। दूसरी बात, आपको पता है कि वित्तीय जो फंड बनाने की बात थी कॉप 21 में पेरिस समझौते में, उसको लेकर हमेशा से विकासशील और विकसित देशों के बीच में लड़ाई चलती रही है, खींचतान चलती रही है। जो कॉप 29 अल्टीमेटली हुआ पिछले साल बाकू में हुआ था, अजरबैजान, ये फैक्ट्स भी आप याद रखिएगा। उसमें अल्टीमेटली $300 बिलियन पर जाकर सहमति बन पाई कि हर साल $300 बिलियन का फंड मुहैया कराया जाएगा, उसमें विकसित देश मदद करेंगे। लेकिन विकासशील देशों ने कहा कि हाईली डिसअपॉइंटिंग है ये, जिसमें इंडिया सबसे मुखर था, और इंडिया ने कहा कि इससे ज्यादा खराब बात हो नहीं सकती, क्योंकि जरूरत $1.3 ट्रिलियन हर साल की है और आप $300 बिलियन की बात कर रहे हैं। तो इस पर बाकू में अल्टीमेटली बहुत सहमति नहीं बन पाई। कॉप 30 इंपॉर्टेंट है, जिसमें इस पर भी बातचीत होगी। लेकिन कॉप 30 के पहले हो रहा है कि भाई UNFCCC में रिफॉर्म्स, सुधारों की जरूरत है। वो सुधार क्या क्या है, इस वीडियो में उस पर बात करेंगे, और साथ ही UNFCCC के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले भाई कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है। तो ऑब्वियसली ये क्या है? कन्वेंशन है, बहुपक्षीय संधि है, एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो 1992 में अपनाया गया और फाइनली 21 मार्च 1994 को इसको लागू किया गया था, एनफोर्स किया गया था। 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जो पर्यावरण और विकास पर था। इसको आप कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन या फिर रियो सम्मेलन, क्योंकि ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसी में हस्ताक्षर किया गया इस बहुपक्षीय संधि पर, UNFCCC पर। 1990 में जो जलवायु परिवर्तन पर IPCC की बैठक हुई थी, ठीक है, IPCC ने अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट दी थी जलवायु परिवर्तन पर। उसने कहा कि ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को उस स्तर पर स्थिर करने के लिए जो जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप को रोके कुछ उपाय करना होगा। यही रिपोर्ट में बात थी, और इसी पर अल्टीमेटली ये कन्वेंशन हुआ है। तो मूल सचिवालय की अगर इसकी बात करेंगे तो ये जिनेवा में था। कब तक? 1996 तक। 1996 के बाद ये शिफ्ट हो गया है जर्मनी के बॉन में। ये फैक्चुअल जानकारी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य अल्टीमेटली क्या है? UNFCCC का उद्देश्य है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को ऐसे स्तर पर स्थिर करना जिसमें जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप रोका जा सके। ध्यान रखिए, यह अंतिम उद्देश्य है UNFCCC का। अब आज ये कॉप क्या है भाई? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, इसका सर्वोच्च निकाय है कन्वेंशन का, जो हर साल बैठक होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। आपको पता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा पेरिस समझौता, कॉप 21, क्योंकि ये इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाली अथॉरिटी है, इसलिए ये एपेक्स बॉडी है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की। मेजबान देश कैसे तय होता है? जैसे मैंने कहा कि कॉप 30 इस बार होने वाला है, ब्राजील मेजबानी करने वाला है, ब्राजील में होने वाला है। उसी तरह कॉप 29 मैंने बताया कि भाई कॉप 29 बाकू में हुआ था, अजरबैजान में। तो ये सब भी याद रखना होता है, आसपास कितने कॉप हुए हैं वो सबको याद रखना होता है। तो सामान्यतः देखिए, संयुक्त राष्ट्र क्षत्रिय समूह बने हुए हैं, और 5 संयुक्त राष्ट्र के क्षत्रिय समूह हैं। ये समूह कौन कौन से हैं? अफ्रीका, एशिया प्रशांत, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई एक साथ, और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य। इन 5 संयुक्त राष्ट्र क्षत्रिय समूह में रोटेट करते रहता है मेजबानी। और रोटेट कैसे करता है कि भाई एक क्षत्रिय समूह है, वो तय कर लेते हैं कि इस क्षत्रिय समूह में कौन से देश के पास मेजबानी जाएगी, क्योंकि पार्टीज 198 हैं। ध्यान रखिए, 198 देश इसके हस्ताक्षर करता है, और इस तरह से क्षत्रिय समूहों में बांटा गया है कि हर क्षत्रिय समूह बारी बारी से, 5 हैं तो पांचों बारी बारी से मेजबानी करते हैं। ठीक,
आगे बढ़ें और देखें कि भाई यूएनएफसीसीसी में किस तरह के सुधार की बात हो रही है। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रतिज्ञा बैच से भी आप जुड़ सकते हैं। 7 जुलाई से बैच की शुरुआत हुई है 8 बजे सुबह। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए 15 जुलाई तक की अंतिम तिथि है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अमृत लाइव कोड यूज करना होगा। इस बार बैच की शुरुआत प्राइस स्टार्ट हो रहा है 9,999 रुपए से, यानी अमृत लाइव कोड यूज करने पर आपको ये इस रेट पर मिलना शुरू हो जाएगा, हाईली डिस्काउंटेड रेट पर। 2027 और 28 के लिए है, 2026 के लिए तो ये बैच है ही, तो तीनों सालों के लिए अब अवेलेबल है। करना क्या होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, सारी जानकारी पढ़िए और वहीं अमृत लाइव कोड यूज करके आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, अब सवाल है कि भाई COP 30 से पहले सुधार की जरूरत क्यों है। देखिए, COP 30 होने वाला कब है, ब्राजील के बेलेम में होने वाला है 10 से 21 नवंबर 2025 तक। यह ध्यान रखने वाली बात है, फैक्चुअल बात है, जो आपके किसी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, अभी भी पूछा जा सकता है। अर्धवार्षिक जलवायु बैठक इसकी बॉन में हुई थी, मैंने अभी बताया, जिसमें विभिन्न देश, जलवायु समूह, एनजीओ, इन्होंने इफेक्टिव रिफॉर्म की जरूरत बताई थी और ये इफेक्टिव रिफॉर्म्स पर चर्चा वगैरह हुई, लेकिन कुछ कंक्लूसिव बातचीत नहीं हो पाई। हाल के वर्षों में इस पर विश्वसनीयता का संकट बहुत ज्यादा है। यूएनएफसीसीसी पर क्यों विश्वसनीयता का संकट है, इसलिए क्योंकि यह अपेक्षित कदम वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने के लिए अभी तक उठा नहीं पाया है। जब पेरिस समझौता हुआ था तो लगा था कि भाई ये एक क्रांतिकारी कदम है। देखिए, पेरिस समझौता, हमेशा ध्यान रखिए कि पेरिस वाला समझौता, इसके जो पार्टीज थी उन पर बाइंडिंग है, बाध्य हैं पार्टीज उसमें रहने के लिए। लेकिन अब मैंने बताया कि अमेरिका ही इससे बाहर हो गया, तो कंट्रीब्यूशन करने वाला एक बड़ी कंट्री जो है वो उससे बाहर है। इसकी विश्वसनीयता पर संकट इसलिए भी खड़ा हो गया है कि जो सोचा गया था वैसा हो नहीं पाया। कंट्रीब्यूशन उस लेवल पर सारे देश करने को इच्छुक नहीं है। हर साल बैठते तो हैं लेकिन कंक्रीट कुछ नहीं हो पा रहा है। विकसित देश लक्ष्यों को पूरा करने में या फिर अपनी जो प्रतिबद्धता उनको दिखानी थी, जतानी थी, उसमें पूरा विफल रहे हैं। और विकासशील देश हमेशा कहते हैं कि भाई हमारी बातों को विकसित देश हमेशा नजरअंदाज करते हैं। तो इसमें विकसित वर्सेस विकासशील देशों की लड़ाई लगातार चलती जा रही है। विकासशील देश, खास करके जो उसमें भी छोटे कंट्रीज हैं या सबसे कमजोर देश हैं, वो उसने हमेशा कहा कि हम जो चिंताएं बताते हैं उन चिंताओं को अक्सर सुना ही नहीं जाता, नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्योंकि देखिए, आज अगर जलवायु परिवर्तन की समस्या से हम जूझ रहे हैं तो सबसे ज्यादा दोहन किसने किया है, डेवलप्ड कंट्रीज ने किया है, तभी तो वो डेवलप हुए हैं। उनका डेवलपमेंट का, हमारा विकासशील देशों का डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है, उनका डेवलपमेंट का प्रोसेस पूरा हो चुका है, तो यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा उन्होंने पहले ही कर लिया है। इसलिए खामियाजा सबसे ज्यादा उनको भुगतना चाहिए था, लेकिन भुगत कौन रहे हैं, विकासशील देश भुगत रहे हैं। ठीक, तो इसलिए ये लड़ाई चलती रहती है। विकासशील देश कहते हैं कि भाई कंट्रीब्यूशन ज्यादा कीजिए। विकासशील देशों के पास एक तो रिसोर्स नहीं है, तकनीक नहीं है, तो तकनीक भी दीजिए और फंड भी मुहैया कराइए। फंड भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि यही वाजिब बात है, आपने बहुत ज्यादा, डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया है, तो भाई पैसा कौन खर्च करेगा। और जब ये विकासशील देश अपनी चिंताएं रखते हैं COP में, तो उनको बहुत तवज्जो नहीं दी जाती। पेरिस समझौता से अब अमेरिका हट गया है, पूरी प्रक्रिया ही अप्रासंगिक हो गई है, ऐसा भी खतरा जताया जा रहा है। आम सहमति बनाने के प्रयास विफल हो जाएं तो बहुमत के आधार पर निर्णय हो। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, किस तरह के सुधार की जरूरत? तो पहली सुधार की जरूरत क्या है कि जो COP में फैसले होते हैं वो होते हैं आम सहमति के आधार पर। आम सहमति के आधार पर मतलब 198 पार्टीज हैं, अगर एक भी देश किसी बात से नकार देता है तो समझिए कि सहमति नहीं बन पाई, और सहमति नहीं बन पाई तो निर्णय नहीं हो पाया। तो एक तरीके से देखेंगे तो हर एक देश के पास एक वीटो है, ठीक है, यानी हर देश के पास एक वीटो है ना। 198 के 198 पार्टीज जब तक सहमत नहीं होंगे तब तक निर्णय नहीं होगा। तो पहले सुधार की तो यही जरूरत है कि भाई जब आम सहमति बनाने में विफल हो जाए तो बहुमत के आधार पर निर्णय हो जाए, यानी वोटिंग करा लीजिए, और जिसके पक्ष में, जिस फैसले के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े उस पर निर्णय ले लीजिए, अनिर्णय की स्थिति ना हो। दूसरा, सभी पक्षों पर किसी भी फैसले के हर पहलू पर सहमत करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए यह बहुमत वाला काम तो करना ही चाहिए। जिन देशों का जलवायु कार्रवाई का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है उन्हें तो COP में लाइए ही मत, ठीक है, उन्हें आयोजित कराने की अनुमति मत दीजिए। जैसे बाकू में इस समय हुआ या फिर दुबई में हुआ था आयोजन, तो बहुत आलोचना हुई। क्यों आलोचना हुई? क्योंकि ये देश वो देश हैं जो जीवाश्म ईंधन पर ही ज्यादा टिके हुए हैं। अब ऐसे देश COP की मेजबानी कर रहे हैं अगर, जो जीवाश्म ईंधन पर ही ज्यादा डिपेंडेंट है, तो ऐसी बैठकों का क्या मतलब है?
तो इसलिए भी ये भी सुधार की जरूरत है कि जिन देशों का जलवायु कार्रवाई का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है उन्हें कॉप की बैठकें आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जैसे दुबई और बाकू, मैंने एग्जाम्पल बताया। ये अर्थव्यवस्थाएं मुख्यतः जीवाश्म ईंधन उद्योग पर ही निर्भर हैं, और कुछ कंपनीज जो आती हैं जो जीवाश्म ईंधन आधारित कंपनीज हैं या अन्य प्रदूषणकारी उद्योगों के प्रतिनिधियों की भागीदारी कॉप में कम करिए। क्यों कम कीजिए? क्योंकि भाई ये कंपनीज और ये प्रदूषणकारी उद्योग के प्रतिनिधि किसके पक्ष में बोलेंगे? ये कॉप के अल्टीमेट गोल को ही नकार देते हैं और ऐसी राय देते हैं या ऐसी बातें करते हैं जो इनके इंटरेस्ट के हिसाब से हो। और इनका इंटरेस्ट किस पर टिका हुआ है? इनका इंटरेस्ट टिका हुआ है जो जीवाश्म ईंधन आधारित उद्योग हैं, ऑब्वियसली वो जीवाश्म ईंधन की वकालत करते हैं। तो कॉप में ऐसे जो पार्टीज हैं उनको कम करने की जरूरत है, यह भी एक सुधार की बात है। दूसरा, जो सबसे बड़ा मुद्दा अगर बात करेंगे तो भाई सबसे बड़ा मुद्दा तो जलवायु संबंधी कार्य के वित्त पोषण का फंसा हुआ है, जो मैंने बताया विकासशील वर्सेस विकसित। पर्याप्त धन है नहीं, पर्याप्त धन की कमी है, और विकसित देशों को जो दायित्व इनका था वित्त पोषण उपलब्ध कराने का, इसमें विकसित देश पूरी तरह से विफल रहे हैं। जानबूझकर वो कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, जबकि यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा उन्होंने किया। वर्तमान में विकासशील देशों की सहायता के लिए सामूहिक रूप से हर साल कम से कम $100 बिलियन जुटाने की बाध्यता है। 2022 की अगर बात करें, 2022 में $116 बिलियन जुटाया गया है। तो वर्तमान की स्थिति तो है कि भाई कम से कम $100 बिलियन तो जुटाना ही जुटाना है सामूहिक रूप से, लेकिन जरूरत कितनी है? विकासशील देशों की जरूरतें हैं कम से कम $1.3 ट्रिलियन हर साल की। यही COP29 में बात हुई थी। विकासशील देश मांग रहे थे कि भाई फंड की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, $1.3 ट्रिलियन प्रति वर्ष की जरूरत है कम से कम। लेकिन 2015 के जो प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए बाकू बैठक यानी COP29 में नए वित्त जुटाने के लक्ष्य पर निर्णय लिया जाना था COP29 में, लेकिन ये निर्णय बन नहीं पाया। यहां मैंने बताया $300 बिलियन पर जाकर बात अटक गई, और $300 बिलियन भी दोबारा बातचीत होने पर, पहले तो $250 बिलियन पर बात अटक गई थी। लेकिन जरूरत क्यों है भाई? निम्न कार्बन उत्सर्जन की तकनीक, प्रौद्योगिकी, जलवायु संबंधी खतरों से बचाने के लिए, हरित विकास के लिए एक बड़े फंड की जरूरत है, बड़ी रकम की जरूरत है, और यही सबसे बड़ा मुद्दा फंसा हुआ है। विकसित देश केवल $300 बिलियन हर साल की राशि जुटाने पर सहमत हुए हैं, लेकिन यह राशि भी कब मिलेगी? 2035 के बाद से मिलेगी। यह COP29 का फैसला है, ध्यान रखिएगा। COP21 यानी पेरिस समझौते के हिसाब से 2025 से पहले वित्त का नया लक्ष्य जो तय करना था, उसको बोलते क्या है? न्यू क्यूमुलेटिव क्वांटिटेटिव गोल, NCQG। ये टर्म याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और NCQG को ही $1.3 ट्रिलियन हर साल तय करने की मांग हो रही थी COP29 में। तो COP30 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इस पर अल्टीमेटली बातचीत इस साल होगी। और कौन से सुधार जरूरी हैं? भाई ब्राजील ने शुरुआत कर दिया, सबको लेटर लिखना शुरू कर दिया है, और ब्राजील फिर से इस कॉप में भरोसे को जगाने की कोशिश कर रहा है पार्टीज के बीच में। तो आयोजन को सफल करने के लिए पार्टीज को नए सिरे से भरोसा और विश्वास भरने की जिम्मेदारी अब ब्राजील की है, क्योंकि इस साल मेजबानी उसकी है। और खास करके विकासशील देशों को इस पूरी प्रक्रिया में अब भरोसा बचा नहीं है, उनको इस पूरी प्रक्रिया में फिर से भरोसा दिलाना, उनको वापसी उसी इंटेंसिटी से कराना, यह जिम्मेदारी ब्राजील अभी उठा रहा है। तो बहुत, और जो सुधार इस सब के अलावा जो है कि बहुत ज्यादा एजेंडा आइटम्स होने की वजह से कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं चल पाती, उतने फोकस्ड तरीके से बातचीत नहीं हो पाती, तो बहुत ज्यादा एजेंडा आइटम्स ना हो। दूसरा, कई बार ओवरलैपिंग थीम्स पर बात होती है, एक ही चीज को रिपीट किया जाता है। शेड्यूलिंग की दिक्कत से जूझता है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। छोटे डेलीगेशंस को मौका नहीं मिलता, भागीदारी में दिक्कतें आती हैं। इन सारी चीजों को भी ठीक करने की जरूरत है, यानी इन सब चीजों पर भी सुधार की जरूरत है। फिर पर्यवेक्षक जो समूह हैं, ऑब्जर्वर ग्रुप्स हैं, उनको अपने वक्तव्यों की लंबाई सीमित रखने का भी अनुरोध किया गया है, ताकि वार्ता के लिए अधिक समय मिल पाए। और ब्राजील ने एक एडिशनल मल्टीलैटरल मैकेनिज्म बनाने का विचार दिया है। ध्यान दीजिए, ब्राजील ने एक एडिशनल मल्टीलैटरल मैकेनिज्म बनाने का विचार दिया है। इसका मतलब जैसे कॉप चल रहा है उसी के पैरेलल एक और ऐसे मैकेनिज्म को तैयार किया जाए जो UNFCCC प्रक्रिया को सहयोग दे और पुश करे, निर्णयों को लागू करने पर जोर दे। और UN की एजेंसीज, जो अन्य एजेंसीज हैं, वित्तीय संस्थान जो हैं अलग अलग, उनमें मेन स्ट्रीम डिस्कशन में ले आने की बात है कि बहुपक्षीय मंचों पर जलवायु वार्ता को मेन स्ट्रीम करिए, यानी अन्य जो समूह हैं, अन्य एजेंसीज हैं, अन्य वित्तीय संस्थान हैं, उनकी बैठकों में भी मेन स्ट्रीम डिस्कशन का पार्ट हो जलवायु परिवर्तन। यह भी विचार है और इस सुधार की भी जरूरत है। अब आगे देख लेते हैं क्विज।
यूएनएफसीसीसी प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यूएनएफसीसीसी की स्थापना 2005 में पेरिस समझौते के साथ हुई थी। कॉप बैठकों में निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। लॉस एंड डैमेज फंड विकसित देशों के लिए बनाया गया है। भारत यूएनएफसीसीसी में G20 समूह का नेतृत्व करता है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आज से, तो थोड़े नोट्स बना लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।